Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. This is Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar official page, and the subject is pharmacology for LHV students, for LHV first year students. And today our topic is about legal and ethical responsibilities of LHV and community in the uses of drugs. Legal मतलब कानूनी और इथिकल यानी इखलाकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं एक लेडी हेल्थ विजिटर की जब वो कम्युनिटी में पेशेंट्स को डील कर रही हो, और स्पेशली जब वो पेशेंट्स पे ड्रग यूज़ कर रही हो कम्युनिटी में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेशन कि एक्चुअली लीगल और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं. सो लीगल ऑब्लिगेशंस इंक्लूड duty of care and adhering to the law and regulations that governs your area of practice. इसका मतलब ये है कि लीगल ऑब्लिगेशंस यानी जो आपकी कानूनी जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं उसमें क्या क्या आता है कि आप ड्यूटी प्रॉपरली करें, ठीक है, पेशेंट की केयर करें और वो सारी एडहर मतलब आप माने उसको, आप उस पर अमल करें. किस चीज़ पे अमल करेंगी? वो कानून, रिलाई एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो आपके लिए गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं. वहाँ पे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो एरिया जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप चला रहे हो अपने प्रैक्टिस के थ्रू, वहाँ पे आपने ये सारे लॉज फॉलो करने होते हैं. ओके, सो कहते हैं कि जो लॉ और मतलब जो कानून आपके लिए हुकूमत ने बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको किसी एरिया को गवर्न करने के लिए, किसी भी प्रैक्टिकल एरिया को जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो BHU है, चाहे वो RSC है, चाहे वो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे भी आप केयर प्रोवाइड एज ए केयर प्रोवाइडर जाते हो, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो जो लॉ आपके लिए बनाया गया है उसी लॉ को आपने मानना है, ठीक है, और उसी लॉ के मुताबिक आपने वहाँ काम करना होता है. ये तो लीगल obligations हो गई. Ethical obligations include ensuring you understand and apply the ethical codes and practice standards that apply to community services works. कहते हैं कि जो इखलाकी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उसमें यह है कि आप इंश्योर करो, ठीक है, और आप समझो, ख़ुद अंडरस्टैंड करो कि वो आपने जो इखलाकियात पढ़ी है, ठीक है, जो इथिकल ऑब्लिगेशंस आपको पता है कि ये एथिक्स है, इसके अगेंस्ट मैंने काम नहीं करना, इखलाकियात के अगेंस्ट मैंने नहीं जाना, और इखलाकियात को जानते हुए उसके दायरे में रह के, एक हद में रह के मैंने पेशेंट के साथ जो है तो अपना किस किस्म का बिहेवियर रखना है. तो अगर आप ये इंश्योर कर लो ख़ुद को कि आप उसी के मुताबिक उन्हीं एथिकल कोड्स को फॉलो कर रहे हो, तभी आप प्रॉपर जो है तो और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो कम्युनिटी में अप्लाई कर सकते हो, और जो सर्विसेज वर्क्स है तभी आपकी वो परफॉर्म हो सकेगी. लेकिन आप एक पेशेंट को डील कर रहे हो, ठीक है, एक पेशेंट जो है वो ऑलरेडी बीमार होता है. जब एक वो पेशेंट की शक्ल में जब आपके पास आता है तो ऑब्वियसली वो बीमार होता है, ठीक है, कोई भी मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, ठीक है. तो कम्युनिटी में जब आप उसको डील कर रहे होते हो और वो जो आपके पास आता है या आती है, ठीक है, आपको अपना मसीहा समझती है, ठीक है, और आपसे जो है तो उसने यही एक्सपेक्ट करना होता है कि यहाँ से मुझे शिफा मिलेगी, ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी, ऐसी कोई फिज़िकल सपोर्ट मिलेगी कि उसके बाद मैंने ठीक होना है. तो अगर वो आप पे ये ट्रस्ट कर रहा है तो बीइंग अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको एथिकल ऑब्लिगेशन से और लीगल ऑब्लिगेशन से पीछे हटकर काम नहीं करना, बल्कि आपने ये दोनों चीज़ों पे अमल करके उस पेशेंट को, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये क्या है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. अगर इखलाकियात से गिर कर या लीगली जो ऑब्लिगेशंस हैं उनसे हटकर आप काम कर रहे हो तब आप इंसानियत के दायरे में नहीं आते हो, ठीक है. तो ये सब जो है ये लीगल ऑब्लिगेशंस और एथिकल ऑब्लिगेशंस फॉलो करके ही आप कम्युनिटी में काम करोगे, तभी आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कहलाएगी, ठीक है. आप तभी जो है तो इखलाकियात के दायरे में रहकर ही इंसानियत की खिदमत सही से कर सकोगे. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, द लेडी हेल्थ विजिटर हैज़ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स के आपने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, जो पेशेंट को आपने ड्रग्स देने हैं उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. 2 मेन है कि रिकमेंडेड सर्टन मेडिकेशन फॉर कॉमन, माइनर एंड इमरजेंसी कंडीशंस.
बीइंग LHP आप सिर्फ जो है कॉमन और माइनर छोटी डिजीज़ को और इमरजेंसी कंडीशंस को डील कर सकते हो। इसके अलावा आप बड़े बड़े जो आपके जो बड़े बड़े हेल्थ प्रोसीजर्स होते हैं वो आप नहीं कर सकते। बड़े बड़े हेल्थ प्रोसीजर मीन्स आप सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकते हो, आप लेप्रोटमी नहीं कर सकते हो, आप किसी का जो है तो अगर गायनी रिलेटेड भी प्रैक्टिस करो तो आप किसी के यूट्राइनल इशू को थ्रू सर्जरी और ओवेरियन इश्यूज़ को थ्रू सर्जरी या फॉलोपियन ट्यूब्स को थ्रू सर्जरी आप नहीं कवर करा सकते हो। वो गायनोकोलॉजिस्ट का काम होता है। आपका क्या काम है? कॉमन एंड माइनर एंड इमरजेंसी कंडीशंस को डील करना। कॉमन माइनर क्या है? कॉमन ये है कि किसी पेशेंट को डायरिया हो जाता है, ठीक है। कम्युनिटी में आपके पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो एजेड है, चाहे वो यंग है, चाहे वो बच्चे हैं, आपको ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। डायरिया, लूज मोशन, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है, कफ हो रहा है या फिर टेम्परेचर, फ्लू, ये कॉमन चीज़ें हैं जिसको आप इजीली डील कर सकते हो। माइनर भी मतलब कॉमन भी है, माइनर भी है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। नॉर्मल जो आपका और जो आपका बेसिक काम है वो ऑब्वियसली नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी है, ठीक है, एनवीडी करना है, हैंडलिंग बेबी और फिर मैटरनल और चाइल्ड केयर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ आप कम्युनिटी में ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशंस में आप फर्स्ट एड प्रोवाइडर बन सकते हो, ठीक है। बेस्ट रेफरल पॉइंट होता है एक LHP का क्लिनिक हो या फिर एक LHP अगर MNCI सेंटर में काम कर रही है या एक LHP अगर RSC BHU में काम कर रही है, ठीक है, तो वो एक बेस्ट रेफरल पॉइंट होता है उधर से। तो आप इमरजेंसी में जो आपसे हो सकता है वो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके फर्दर आप उस पेशेंट को रेफ़र कर सकते हो किसी बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, ठीक है। ये एक तो ये हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फॉलोइंग अप दोज पेशेंट हु आर टेकिंग मेडिकेशन फॉर डिजीज़ ट्रीटमेंट। उन पेशेंट का आपने फॉलो अप करना है जो किसी भी किस्म की डिजीज़ के लिए मेडिकेशन कर रहे हैं। ऑल दो आप वो मेडिकेशन एडवाइस नहीं कर सकते हो, वो फिजिशियन ही एडवाइस कर सकता है, ठीक है। वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप जो है तो उनका फॉलो अप कर सकते हो कम्युनिटी में। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिटी में जो है ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, जिनको या फिर अगर एजुकेटेड भी हैं तो उनको मेडिकल लाइन की समझ नहीं आती, तो आप उन पेशेंट्स का फॉलो अप कर सकते हो। उनकी ट्रीटमेंट में, डिजीज़ ट्रीटमेंट में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। क्या हेल्प करोगे? ठीक है, कि आपने उनको जो मेडिसिन्स एडवाइज्ड हैं डॉक्टर से, आपने उन मेडिकेशन की उनको प्रॉपर टाइमिंग, डोज और उसका पूरा मेथड समझाना है, ठीक है। उसका रूट समझाना है, किस रूट से, अगर वो इंजेक्टेबल में है तो आपने उसको इंजेक्टेबल देने हैं, अगर वो ओरल है तो आपने ओरली उसको समझा देना है कि ये आपने कैसे लेना है, ठीक है। और रूट्स के थ्रू लेने हैं पेशेंट ने वो मेडिसिन। जो रूट्स हम डिटेल में फार्मा के लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 3 में। तो वो रूट्स अगर उनमें से किसी भी रूट में पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, आपने उसी रूट के मुताबिक पेशेंट को प्रॉपर समझाना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको इतना इथिकली और लीगली आप पेशेंट को डील करो कि पेशेंट जो है आधा मेडिसिन के साथ अगर ठीक हो रहा है तो बाकी जो है काम आपकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी कर दें, ठीक है। सो ये तो आपकी बेसिक 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड केयर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है ना, ये भी कोई मतलब आसान काम नहीं है। पेशेंट खुद नहीं कर सकता अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अवेलेबल है। ओरली या फिर जो बाकी रूट्स जो इजीली एक्सेसिबल है तो वो शायद पेशेंट खुद से ले ले, सबलिंगुअल हो गया, ओरल हो गया, ठीक है। लेकिन आप इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को बोलो तो हर एक पेशेंट जो है, अगर पेशेंट को सबकुटेनियस लेयर में क्यों ना लगाने हो, ठीक है, या फिर इंटरडर्मल क्यों रूट ना हो, लेकिन अगर वो पेशेंट जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, पेशेंट को तरीका नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद से नहीं कर सकता। सो बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करो वो ड्रग, और फिर जो केयर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ड्रग्स की, वो केयर भी आप प्रॉपर प्रोवाइड करो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में जो लेडी हेल्थ विजिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द ड्रग, अबाउट द मेडिकेशंस जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर उस ड्रग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है, एग्जैक्टली उसको वैसे ही लेना है जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी टाइमिंग्स का, उसकी जो रूट है, उसका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का,
उसकी प्रेपरेशन का, उसकी प्रॉपर डोज का, उसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट का, और उसके उन मेडिकेशंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो तो सबसे पहले आप पहले पेशेंट को दे दो। फिर अगर उस मेडिसिन में आपने दे भी दिया, ठीक है, आपने प्रॉपर उसका ख्याल रख लिया, आपने उसका रूट सही यूज़ किया, आपने उसकी टाइमिंग सही यूज़ की, और फिर उस मेडिसिन को लेने के बाद पेशेंट की हालत ख़राब होती है या कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स उस पेशेंट पे शुरू हो जाती है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें, ठीक है। और आपने जो मेडिसिन पेशेंट को देने हैं, आपने पेशेंट को बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर मेडिसिन को आप इफ़ेक्टिव बनाना चाहो तो उसको राइट टाइम पे लेना चाहिए। सही वक्त पे लेंगे तो ऑब्वियसली फिर ही वो इफ़ेक्ट करेगा। पेशेंट को जो है तो प्रॉपरली आपने डायरेक्शन दे देनी है, ठीक है, डायरेक्ट करना है कि जैसे प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे प्रिपेयर्ड है, आपने उसी तरह लेने हैं, और जैसा डोज आपको डॉक्टर ने दिया है उसी डोज के मुताबिक लेने हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आपने क्या केयर करनी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, लेकिन उससे पहले आपने केयर क्या करनी है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपने केयर क्या करनी है कि आपने सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड कर देना है, ठीक है। फिर उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और जो उसके डोज है और उसकी टाइमिंग है वो आपने रिगार्डिंग द मेडिसिन जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन सबको आपने फॉलो करना है, रीड कर लेना है, फिर फॉलो करना है, ठीक है, केयरफुली, बेहतियाती कभी भी नहीं बरतनी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पेशेंट को जो है ना पूछ लेना है कि ये मेडिसिन जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया, आया आपकी इससे पहले इस मेडिसिन को आपके मतलब पहले किसी डिजीज़ कंडीशन में आप इसको ले चुके हैं। मोस्टली एंटीबायोटिक्स के टाइम पे पूछा करें, ठीक है, एंटी एलर्जिक्स के टाइम पे पूछा करें, कोई भी और इस तरह की मेडिसिन है कि आपको इससे कोई रिएक्शंस तो नहीं होते, ठीक है, आपकी कोई ड्रग एलर्जी वाली हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेना है। फिर आपने और अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे इससे मेडिसिन से कुछ होता है, अव्वल तो वो जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो प्रिस्क्राइबर है, वो भी उनसे पूछेगा पेशेंट से, तो अगर उसकी हिस्ट्री होगी तो ऑब्वियसली वो फिर पेशेंट को एडवाइज़ ही नहीं करेगा, वो कुछ अल्टरनेटिव चीज़ ढूंढेगा। लेकिन अगर एडवाइज्ड है और उसके बाद आप पूछ रहे हो, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर प्रिस्क्राइबर ने पूछी भी है फिर भी आप पूछ लो, तो अगर कुछ ऐसी वैसी हिस्ट्री है तो फिर आपने वो मेडिसिन नहीं देना, बल्कि फ़र्दर उसको किसी और ड्रग के लिए प्रिस्क्राइब करवाने के लिए डॉक्टर के पास भेज देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने उस पर चेक करना है कि ये जो मेडिसिन पेशेंट लेके आया है, ठीक है, ये एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायरी डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपने रूट और उसका चेक कर लेना है, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लेने हैं, और फिर जो है तो अगर आप वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करवा रहे हो थ्रू इंजेक्टेबल रूट, तो आपने क्या करना है कि उस का प्रॉपर जो रूट है वो चेक कर लेना है। अगर इन केस अगर आईवी है तो आपने आईवी ही देना है, आईवी मेडिसिन को कभी आईएम नहीं देना और आईएम को कभी आईवी नहीं देना, ठीक है। वो दे रहे हो तो हर एक अगर 2-3 दफ़ा उसको मतलब इंजेक्शंस लगाने हैं तो हर एक टाइम पे आप इंजेक्शन के लिए अलग अलग सिरिंज यूज़ करोगे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए बहुत सारे पेशेंट जो है ना वो मेडिसिन को गलत तरीके से ले लेते हैं, प्रॉपर एजुकेशन उनको होती नहीं है, ठीक है, प्रॉपर उनको नॉलेज होती नहीं है, तो वो नॉलेज आपने उनको देनी है, ठीक है, कि आपने पेशेंट को क्या करना है, अपने पेशेंट को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देनी है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पेशेंट की मेडिकेशन रिलेटेड, आपने उसके मुताबिक पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन, तो वो यही है कि मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे बता दिया, ठीक है, कि ड्रग्स के बारे में अपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके रूट्स बताने हैं, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके गुड और बैड इफ़ेक्ट्स बताने हैं, और वहीं के आपने उसे ड्रग हिस्ट्री वगैरह पूछ लेनी है, ठीक है। फिर आपने स्पेशल एजुकेशन देनी है टू पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। देखें क्रॉनिक मतलब वही कि लॉन्ग टाइम डिजीज़, जो एक्यूट वो होती है जिससे आप जल्दी ठीक हो जाते हो, रिकवर हो जाते हो, क्रॉनिक वो है जो थोड़ी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हो गए, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट की जो 6 मंथ की ट्रीटमेंट है, अगर उसमें से उन्होंने 1-2 दिन भी स्किप कर लिया तो उनका इम्यूनिटी लेवल फिर से डाउन हो जाता है और फिर से उनको मेडिकेशन रीस्टार्ट करनी होती है। तो ये स्पेशल एजुकेशन बीइंग LHB
बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन पेशेंट्स को दे दो जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। आप उनको बताओ कि अगर आपने ये मेडिसिन टाइम टू टाइम नहीं ली तो ऑब्वियसली आप जल्दी से रिकवर नहीं कर सकोगे, या इन केस आपने ये मेडिकेशन छोड़ दी। देखिए कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए उनको, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं। बस उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने थोड़े से ये ले ली और मैं से रिकवर हो गई या रिकवर हो गया, और बस फिर छोड़ देते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेशन आपने उन पेशेंट्स को देने हैं कि जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते, चूँकि डिज़ीज़ जो है उसके जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, पेशेंट को ये लगता है कि बस मैं एक्सटर्नली वो ठीक होते हैं, लेकिन इंटरनली अभी वो प्रोसेस चल रहा होता है। इम्यूनिटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी जितनी पेशेंट को लगती है, ठीक है। तो डोज जो है ना वो कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंट को आपने ये स्पेशल एजुकेशन देनी है, ठीक है। अच्छा, मेजरिंग मेडिसिन, हमने मेजरिंग के काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो डोमेस्टिक, क्योंकि आप लोग कम्युनिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो डोमेस्टिक मेजर्स थे वो सारे पेशेंट को बताने हैं, ठीक है। कि अगर वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है तो ठीक है, फिर तो आपने देने हैं प्रॉपर, आपने वो उसका डोजेज के कितना सीसी कौन सा डोज जो है वो पेशेंट को लगना है, ठीक है। तो वो सिरिंज पे तो आपने वो मेजरमेंट कर लेनी है। लेकिन अगर ऐसी कोई मेडिसिन है जैसे कि लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में हो गया, ठीक है, तो वो फिर आपने पेशेंट को कहना है कि ये आपने टीस्पून या टेबल स्पून या डिजर्ट स्पून या कप के थ्रू लेना है, ठीक है। या ड्रॉप्स में है तो उसकी भी प्रॉपर आप उसको मेजरमेंट बता देंगी, ठीक है। फिर है स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑब्वियसली आपकी बनती है कि स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, अगर आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपके पास कम्युनिटी में पेशेंट्स को देने के लिए मेडिसिन आते हैं, आप उनका प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम रखो। क्योंकि देखिए मेडिसिन जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है, पावरफुल सब्सटेंसेस है, डेंजरस सब्सटेंसेस भी हैं अगर इनका मिसयूज़ किया जाए, ठीक है। तो आपने उसकी प्रॉपर स्टोरेज करनी है, आपने उसको हीट से बचाना है, आपने उसको फ्रीजिंग वगैरह से बचाना है, आपने उसको जो है तो क्लीन ड्राई प्लेस पे रखना है, ठीक है, सेफ साउंडली रखना है, आपने उसको कबर्ड में प्रॉपरली लॉक करना है। क्योंकि स्टोरेज जो है तो ये है कि आपने मेडिसिन को ख़राब होने से बचाना है। सेफ़ कस्टडी ऑफ ड्रग क्या है? सेफ़ कस्टडी ऑफ ड्रग ये है कि आपने मेडिसिन को स्टोर कर लिया, ठीक है। एक तो आपने मेडिसिन को स्टोर करके मेडिसिन को ख़राब होने से बचा लिया। सेफ़ कस्टडी में आप क्या करोगे कि आपने पेशेंट्स हो या कोई भी हो, आपने मेडिसिन को जो है ना दूसरों की पहुंच से दूर रखना है, आपने उसकी सेफ़ कस्टडी रखनी है, ठीक है। आपने उसको सेफ साउंडली रखना है, आपने उसको प्रॉपरली रखना है, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंसेस है, ठीक है। मेडिसिन जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होने के साथ साथ पावरफुल एजेंट्स है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। तो ना इनको मिसयूज़ करना चाहिए, ठीक है, और ना ही जो है तो इनको वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि फिर जब इसकी ज़रूरत होती है तो अगर आपने उसकी सेफ़ कस्टडी नहीं की है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कि अगर आपको ज़रूरत हो उस टाइम में आपके पास ना हो तो फिर ऑब्वियसली ये जो है तो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करेगा, तो रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो पेशेंट का लॉस होगा। तो सेफ़ कस्टडी ऑफ ड्रग भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। आई गेस सो इट इज़ सो ईजी फॉर यू पीपल, बट फिर भी अगर आप लोगों को मसला हो, सो यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग। You can send your suggestions and queries on this official email address of Ghazali, or you can text on WhatsApp as well. Take care of yourself. आज के इस लेक्चर के साथ फार्माकोलॉजी ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारे फिर अबाउट इमरजेंसीज़ एंड फर्स्ट एड होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।